अच्छी बातें चल रही है आपके साथ। एनी पर्सन इफ नॉट कवर्ड अबव, क्या आप इनमें से किसी पॉइंट में, लेट मी जस्ट गिव यू पॉइंटर्स। एक था पॉइंट नंबर ए, क्या तुम पॉइंट नंबर ए में थे? पॉइंट नंबर बी में? पॉइंट नंबर सी में? आई मीन तुम हो पर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल आर ओ। फिर पॉइंट नंबर डी में कोई एसेट नहीं है। एग्जैक्टली। पॉइंट नंबर ई, एनी पर्सन हु इज नॉट कवर्ड। अब देखते क्या आप इस पॉइंट में आ रहे हो। अगर आपने डिपॉजिट करा मोर देन हाउ मच, ओ माय गॉड, in aggregate in the current account of a bank or of a cooperative। भाई साहब आप रिटर्न जीरो दिखा रहे हो। आपके करंट अकाउंट की स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड देख रहा हूं मैं। भाई साहब पासबुक पता है ना आपको? डिपॉजिट का मतलब होता है क्रेडिट साइड के कॉलम का टोटल कर दूंगा आपका मैं। और अगर वो 1 करोड़ इन एग्रीगेट इन करंट अकाउंट ऑफ अ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, अगर वो एक्सीड हो रहा है तो आपको रिटर्न भरनी है। क्या आपको रिटर्न भरनी है? नहीं भर। You have deposited more than 50 lakhs in aggregate in savings account। ऊपर करंट अकाउंट था, सेविंग्स अकाउंट है। करंट अकाउंट में 1 करोड़ की लिमिट थी मोर देन, और यहां पर मोर देन 50 लाख। क्या आपको रिटर्न भरनी है? नहीं भर, क्योंकि ना तो आपने करंट में डाले, ना ही आपने। लेकिन क्या ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग अपनी रिटर्न ऑफ इनकम तो कम दिखा रहे हैं पर उनके करंट अकाउंट में पैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सरकार ने अगर रखा हुआ है तो एनालिसिस है गवर्नमेंट के पास। incurred foreign travel expenditure, incurred foreign travel expenditure। ओहो, जैसे कह सकता हूं दुष्यंत सर बाहर गए थे बेटे, सिंगापुर, ऑफ मोर देन 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी ऑफ द। क्या दुष्यंत सर का खर्चा 2 लाख से ऊपर हुआ हुआ होगा? तो इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल आरओआई? मान लो उन्होंने इनकम टैक्स जीरो दिखा रखी है, पर अगर उनका फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा 2 लाख से ऊपर का हो गया तो कह सकता हूं उनको रिटर्न भरनी पड़ेगी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। थ्योरेटिकली आ जाएगा कि ऑल्दो अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड बट देयर कैन बी सम सिचुएशन, डिस्कस दो सिचुएशन। आपको 5-6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आप थ्योरेटिकल आएगा 4 नंबर का पेपर में इससे। हाँ जी। अगला क्या बच्चे? इनकर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर इन एग्रीगेट ऑफ मोर देन 1 लाख। अगर 1 लाख से ऊपर का बिजली का बिल है तो आपको रिटर्न भरें। टोटल सेल्स टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इज मोर देन 60 lakhs। टोटल ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन इज मोर देन 10 lakhs। हाँ जी। क्या हम लोगों का ये एक्सीड हो रहा है? बेटे अगर आप इसका आधा भी कर लोगे ना तो भी एक्सीड नहीं हो रहा अभी हमारा। सर हो रहा है। ठीक है। असेसी जिसका एग्रीगेट टीडीएस डिडक्टेड इन अ प्रीवियस ईयर इज 25,000 और मोर एंड 50,000 फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। मतलब सर मैं एक इंसान हूं और मेरे नाम पे टीडीएस कटा हुआ है कितने रुपए का? 25,000 और मोर, तो मुझे रिटर्न भरनी है इररिस्पेक्टिव। मान लो मेरी इनकम है 50,000 की, पर टीडीएस कट गया 30,000। क्यों कट गया, रीजन क्या जाना बेटा? लेकिन अगर टीडीएस कटा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा होगा, आपको एकदम याद होनी चाहिए सारे। वो ऐसे घुमा फिरा के ना वो बोल देगा उस इंसान का टीडीएस कटा हुआ था 30,000 का। तो अगर उसका टीडीएस कटा हुआ है 25,000 और अबव, लेकिन सर अगर आप सीनियर सिटीजन हुए तो 50,000। एंड मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन पेपर इज केपेबल टू राइट नॉन रेजिडेंट, और फिर ये पॉइंट नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक एक वर्ड याद करके चलना होगा। 50,000 का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का। ये पॉइंट कहीं भी जुड़कर आ जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ोगे, नॉन रेजिडेंट है, कंप्यूटेशन चल रही, कुछ भी जुड़ के कहीं भी आ सकता
तो इसलिए आपको ये सारे ही पॉइंट्स याद होने चाहिए। पॉइंट नंबर जी है मैडम, आपके नाम पे टीडीएस कुछ कटा है इस साल? आपको जब कोई बंदा इनकम ही नहीं दे रहा तो वो टीडीएस क्या काटेगा? तो आपके नाम पे टीडीएस कितना कटा है? 0। ठीक है, लेकिन सपोज करो आपके नाम पे टीडीएस कटा होता 18,000, क्या आपके लिए रिटर्न भरना कंपलसरी था? नहीं था। लेकिन अगर कटा होता 28,000 तो रिटर्न भरना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एज 60+60 या होती तो 28,000 कटा होता तो नहीं भरनी थी, क्योंकि भाई साहब तब लिमिट आपकी कितने की है? 50,000। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000। क्या आप मुझे पॉइंट नंबर 1 बता सकते हैं क्या था? सबसे पहला, करंट अकाउंट में डिपॉजिट एक्सीडिंग हाउ मच? 1 करोड़। देन सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट 50 लाख। देन फॉरेन ट्रैवल पर एक्सीडिंग है या 2 लाख और अबव है, या एक्सीडिंग 2 लाख से? एक्सीडिंग 2 लाख। बिजली का बिल 1 लाख साल का, पर बिल नहीं है, एग्रीगेट पूरे साल का। बिजनेस का टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर कितना होना चाहिए? हाँ जी, 60 लाख से एक्सीड। प्रोफेशन का 10 लाख का। टीडीएस 25,000 और रेजिडेंट सीनियर हो तो 50,000। ठीक है बच्चे, ये रिसेंटली जुड़े हैं, ये 4-5 साल में। समझ रहे हो? ये ऐसा नहीं है बहुत पुराने 10 साल से नहीं है ये। ठीक है, रिसेंटली जुड़े हैं। और आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं सर जी क्या ये आ सकता है? हाँ जी बेटे आ सकता। क्लियर है जी? अगर आपको ये बात क्लियर है तो आइए, क्या अब कोई भी इंसान आपसे पूछे कि उसे रिटर्न भरनी है नहीं भरनी, क्या आप बता पाएंगे? यस। अगर कोई कंपनी है, भरनी भरनी है जी, कौन को भरना ही भरना है। एग्जैक्टली, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सबको क्या देखना पड़ेगा? टोटल इनकम बिफोर 6 से, दैट इज जीटीआई, एंड बिफोर एग्जेम्पशन इफ इट एक्सीड्स 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, दे रिक्वायर्ड टू फाइल। लेकिन इसके बाद भी अगर एक इंडिविजुअल है जो आरओआर है और जिसके नाम पे एक एसेट बाहर है उसको भरनी है, एक इंडिविजुअल है आरओआर है जिसका बैंक अकाउंट बाहर है उसको भरनी है, एक इंडिविजुअल आरओआर है जो बेनिफिशियरी है आउटसाइड इंडिया में नहीं एसेट, उसको भी भरनी है। बस आखिरी वाले केस में बच जाएगा अगर जो मेन मालिक है वो अपनी रिटर्न के अंदर वो डिटेल दे दे। फिर उसके बाद हमने क्लॉज नंबर ई देखा जिसके अंदर ये सारे लोगों को भी रिटर्न भरनी। क्लियर है बच्चे? सर जैसे अच्छा आपने जिसमें किस तरह है जिसमें कि करता था वो नहीं था रेजिडेंट लेकिन एचयूएफ था रेजिडेंट, तो उस केस में फिर तो एचयूएफ और उसको कटा अलग माननी पड़ेगी। उसमें एचयूएफ पे तो ये वाली लिमिट्स लगेगी लेकिन उसमें तो नहीं लगेगी ना करता। कौन से लिमिट? करता एक इंडिविजुअल है, उस पे सारा इंडिविजुअल का गेम लगेगा पूरा। लेकिन वो रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है। हाँ, तो नहीं लगेगा ये, उसको ये 50,000 वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। बस, और तो बाकी सारे पॉइंट लगेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है जब आपने ये कंक्लूड कर ही लिया कि किसको रिटर्न भरनी है और किसको नहीं भरनी, तो ये भी तो देखने वाली बात है कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस करा कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल आरओआई। अब हम लोग देख रहे हैं इफ दे रिक्वायर्ड देन व्हाट इज द ड्यू डेट। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मेरी बात सुनिएगा। ऐसे लिखते हैं ड्यू डेट। सबसे पहले कंपनी, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई फॉर कंपनी? इट इज 31 अक्टूबर। तो मैं एक पर्सपेक्टिव से ले लेता हूं, मान लीजिए हम प्रीवियस ईयर कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं। अभी कौन सा प्रीवियस ईयर है बच्चे? 25-26, तो इनको भरना होगा। फिक्स्ड है जी, कंपलसरी है जी, ठीक है ना? अगला, एनी पर्सन अदर देन कंपनी, तो यहाँ तो सारे आ गए। बस मैं ये बोल रहा हूं इफ 44 AB इज, 44 AB बताओगे आप? हाँ जी, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट इज
एप्लीकेबल, ध्यान से सुनिएगा, एनी पर्सन अदर देन कंपनी, तो सेकंड वाले में कंपनी तो आई नहीं, लेकिन बस क्या आ गया, हाँ इंडिविजुअल का बिजनेस भी आ गया, फर्म का बिजनेस भी आ गया, एच यू एफ एओपी सब आ गए, अदर देन कंपनी सब आ गए। बस ये है कि क्या टैक्स ऑडिट लग रहा है। अगर टैक्स ऑडिट लग रहा है, इफ टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल, मतलब हाँ मतलब वो लग ही रहा है इफ एप्लीकेबल, तो 31 अक्टूबर 26। वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म who is required to get its account audited under section 44AB। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैं ये जो ऑडिट की बात कर रहा हूं, इसमें ये हु कौन है, किसकी बात है, वर्किंग पार्टनर है फर्म की, फर्म की बात कर, फर्म की बात कर, ये जो फर्म है वो है हु इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड। कहने का मतलब ये, एड्यू जंक्शन इज अ फर्म, एड्यू जंक्शन का टर्नओवर अगर एक्सीड हो गया तो कह सकता हूं एड्यू जंक्शन को ऑडिट कराना, ठीक है। तो ये थर्ड कैटेगरी में मैं एड्यू जंक्शन की बात कर रहा हूं कि उसके पार्टनर की बात कर रहा हूं, पार्टनर की बात कर रहा हूं, क्योंकि फर्म तो फिर सेकंड कैटेगरी में आ जाए, वो तो एनी पर्सन में फर्म आ जाएगा वो, ठीक है। आप समझिएगा, मैं यहाँ पे जिस बंदे की बात कर रहा हूं मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, वो है वर्किंग पार्टनर। मैं वर्किंग पार्टनर की बात कर रहा हूं, वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म हु इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड। और भाई बात इतनी सी है कि उसके लिए भी क्या है, 31 अक्टूबर 26। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। क्या ये जो पार्टनर है जिस फर्म का, उस फर्म की ऑडिट हो रही है, इसका मतलब वो फर्म कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 1 2 और 3, कम ऑन, 2 में आ रहा है, 2 में आ रहा है। इसका मतलब उसकी ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर, तो उसके पार्टनर की भी 31 अक्टूबर कर दो रे, क्योंकि फर्म के अकाउंट्स और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सब कनेक्टेड होता है, तो उन दोनों अपनी रिटर्न्स कब भरेंगे, 31 अक्टूबर। मेरा आपसे सवाल, अभी एक बार पहले इन्हीं कैटेगरीज में ही एक बार मैं आपको घुमाऊंगा, लेकिन एक बार लिख देता हूं, इसके अलावा अदरवाइज 31 जुलाई 26, पहले ही यहीं तक बोलता हूं। अब मैं आपको कुछ कैटेगरी, 4 कैटेगरी है, आप मुझे बता देना कौन सी कैटेगरी में जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म, firm is not required to get its accounts audited। मान लो मैं पार्टनर हूं एड्यू जंक्शन का, एड्यू जंक्शन पे टैक्स ऑडिट नहीं है, ठीक है, एड्यू जंक्शन पे टैक्स ऑडिट नहीं है, तो मेरा आपसे पहला सवाल, एड्यू जंक्शन की ड्यू डेट बता दो पहले। क्या एड्यू जंक्शन कैटेगरी 1 में आ रहा है, सेकंड में भी नहीं आ रहा, थर्ड में भी नहीं आ रहा, और इसके पार्टनर का फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, ठीक है। फर्म को ऑडिट है, पहले तो बताओ फर्म किस कैटेगरी में आ गया, सेकंड। उसका नॉन वर्किंग पार्टनर, कम ऑन, नॉन वर्किंग पार्टनर, फोर्थ वाले, नॉन वर्किंग पार्टनर, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्किंग, ठीक है जी। कंपनी, इररिस्पेक्टिव में कोई भी कहानी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एचयूएफ जिसका टैक्स ऑडिट है, सेकंड। एचयूएफ जिसका टैक्स ऑडिट नहीं है, फोर्थ। क्या इंडिविजुअल लोगों का बिजनेस नहीं होता, एक इंडिविजुअल है उसका टर्नओवर एक्सीड हो चुका है, उस पर टैक्स ऑडिट है, इंडिविजुअल, सेकंड। और अगर उस पर टैक्स ऑडिट नहीं है तो फोर्थ। क्लियर है आपको सारी कैटेगरी। इसके बाद एक लास्ट कैटेगरी होती है जी, है जी,
पर मैंने कॉपी दे नहीं, मैंने आपको क्लास स्टार्ट होती बोला था आप नोट मत करना, आप नोट कर रहे हो तो फिर वो गलत बात है ना, आपको पहले बताना चाहिए था आप नोट कर रहे हो। ठीक है जी। लास्ट कैटेगरी है, अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गई ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है आपने बाहर से लोन ले लिया, बाहर किसी को लोन दे दिया, परचेज कर ली, सेल कर दी, सर्विस प्रोवाइड कर दी, सर्विस कोई भी हो गया, इसका मतलब आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो आपकी ड्यू डेट 30 नवंबर हो जाएगी। भारत देश में ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, सुने ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं ये दिखा रहा हूँ मैं करोड़ों की सर्विस ले रहा हूँ बाहर से, सिंगापुर से, और वो कंपनी है ही नहीं, एक छोटे से ऑफिस में बनी हुई है, कौन देखने जा रहा है? आपको लग रहा है भारत सरकार के पास इतने रिसोर्स है जो वो चली जाएगी? लोग ऐसे ही छोटी मोटी प्लानिंग फर्जी बिल छोटे लोग करते हैं। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, 250 कंपनियां बना देती हैं बाहर की कंट्रीज में, और मैं बोल दूंगा मैंने वहां से 20 करोड़ की सर्विस लिया, कर लो चेक। क्या मैं नहीं ले सकता? ले सकता हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विस। ना कोई सामान आना शिप से, ना कुछ आना। पर सर वो जो कंट्री है, मान लो वो सिंगापुर है, वो 20 करोड़ की बिलिंग मुझे करेगी, मैं यहाँ खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, तो उसके लिए भी तो इनकम हो गई। उस कंट्री के अंदर टैक्स ही 2 या 5% है, यहाँ पे मैं टैक्स कितना सेव कर जाऊंगा, 30%, वहां दे दूंगा मैं 5%। बिलीव नहीं, ऐसे करोड़ों रुपए का टैक्स ऐसे वो होता है, और ऐसी चीजें पकड़ी जाती हैं, प्रोविजन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होती हैं, वो आपके सामने नहीं आती क्योंकि वो मैटर आप लोग का नहीं है। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है ना, तो अलग से ऑडिट कराना होता है एक एक ट्रांजैक्शन का, उसे बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सारे लोग, आप बोलोगे आप भी टैक्स पढ़ रहे हो, तो कोई इंसान टैक्स के अंदर ये सब पढ़ के, हेड पढ़ के, हो सकता है टीपी में लगा होता है, अगर वो बोल रहा है आपको टीपी, दैट्स ट्रांसफर प्राइस है। समझ रहे हो? उसको हर एक चीज, आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो आर्म लेंथ पर है। आर्म लेंथ होता है कि कॉम्पिटेटिव प्राइस है, उस चीज का आपको ऑडिट कराना। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात ये है, इन केस ऑफ एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो आपकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी बच्चे? 30 नवंबर। यू कुड बी एनी वन ऑफ दीज 4 कैटेगरीज। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो 30 नवंबर 2024। जनरली तुम्हारे हिसाब से कंपनीज की क्या ड्यू डेट होती है? 31, ठीक है, 30। जैसे एयरटेल, रिलायंस, इन लोग के तो क्रॉस बॉर्डर कितने भाई, मतलब, ठीक है, तो वो लोग तो 30/11, जो बड़ी बड़ी कंपनी, एक भी ट्रांजैक्शन हो जाए 30/11 हो जाती है। ठीक है बच्चे, और इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफर प्राइसिंग। कहिए, क्लियर है बच्चे? आपको ये वाला है, वैसे बच्चे ने जब वो बनाया था, assessee who is required to furnish transfer pricing report, सेक्शन भी लिखना जरूरी होगा, 92E, पेपर के रिलेवेंट नहीं है पर हाँ लिखा है तो सही है, 92E, एंड पार्टनर्स ऑफ सच फर्म, तो क्या हो जाएगा बेटे? 30 नवंबर। पार्टनर का इग्नोर करो ना, वो ज्यादा एनालिसिस करेंगे। मुद्दे की बात ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो क्या है बच्चे? 30 नवंबर। कंपनी जो है, कंपनी के लिए ड्यू डेट क्या है? पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। ठीक है, और ये क्या है? वर्किंग पार्टनर। डब्ल्यू पार्टनर लिख दूं, समझ जाओगे ना? ठीक है ना, उधर लिखा ही हुआ वर्किंग पार्टनर है वो। इसके अलावा कोई भी केस है तो क्या हो जाएगा जी? 31 ऑफ, कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? वेरी 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 गुड। आपने सेक्शन 139(1) के अंदर हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एंड इफ ही इज रिक्वायर्ड व्हाट आर द ड्यू डेट्स आपने पढ़ लिया है। अब मैं आपके साथ चल रहा हूं सेक्शन 139(3), आपने ये करी भी हुई है। टू भी है, 1C भी है, 1B भी है, वो इम्पोर्टेंट है।
सीडी के अंदर रिटर्न दे सकते हो और ये सारी वो सारी चीजें, कुछ नहीं हो रहा। ये करा है कहीं पे, याद आ रहा है कुछ? ये तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है सेटअप। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको ये सारा डेटा पता है। Return of income is required to be filed up to the due date under section 139(1) in order to be eligible to carry forward the losses। और ये उन्होंने लॉसेस का नाम लिखा हुआ है, आपको ये नाम याद करना जरूरी नहीं है, आपको ये याद करना जरूरी है कि कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे तब भी। Two losses can be carried forward even if ROI is filed after the due date। कौन से लॉस? हाउस प्रॉपर्टी और unabsorbed depreciation। This condition is only for the assessment year in which loss is to be carried forward। मैं इसका एक एग्जांपल अच्छा बनाऊंगा, मैंने आपको बोला था वहां पे बनाऊंगा। आपको प्रोविजन याद आ गया जो हमने करा था? आइए बच्चे अब एक एग्जांपल देखिए। अभी साल ले लेते हैं, मान लो प्रीवियस ईयर 18-19। आपको पीजीबीपी का लॉस है 100 रुपए का, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 500 की। ROI, कैन यू टेल मी दी ROI ड्यू डेट? ROI की ड्यू डेट बता सकते हैं? आई मीन अगर कुछ ऐसा नहीं है तो 31 जुलाई, 31 जुलाई 2019। अब मैं आपको बता रहा हूं ROI फाइल्ड, ओहो 31 जुलाई। इज इट लेट और ऑन टाइम? तो क्या आप मुझे GTI बता सकते हैं? पीजीबीपी का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पीजीबीपी लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट, GTI आ जाएगा 400। अब इसको रिटर्न भरनी नहीं भरनी उतना डिटेल नहीं जाएंगे, वैल्यू छोटी ले ली मैंने, ठीक है। नहीं तो आपको 400 करोड़ और वो करना है तो उससे भी हो जाएगा, पर GTI है मुद्दे की बात ही। क्या कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है? एग्जैक्टली। नेक्स्ट ईयर, तो यहां पर मैं प्रीवियस ईयर भी ऐसे लिख देता हूं, प्रीवियस ईयर वॉज 18-19। बहुत अच्छी बात है जी। अगला साल आया 19-20, पीजीबीपी लॉस 6 लाख, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 10 लाख। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कम कर देता हूं, 3 लाख। ROI ड्यू डेट 31 जुलाई, क्या लिखूं? 20। फाइल कब करी? 31 अगस्त 20। ओ माय गॉड, इट इज एज पर द ड्यू डेट और इट इज अ बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड होता है भाई लेट रिटर्न, लेट है ना ये। अब सवाल ये है कि मैं GTI कितनी दिखाऊं? TTS ये कैरी फॉरवर्ड तो होगी ही। 6 लाख के लॉस में से 3 लाख तो एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि GTI पहले तो नील लग रही होगी, फिर कितने का लॉस रह गया? वो पीजीबीपी का लॉस है। तो अगर मैं आपको बोलूं पीजीबीपी लॉस 3 लाख, क्या ये अगले साल जा पाएगा? नहीं जा। एग्जैक्टली। भाई तुमने रिटर्न लेट करी है ना, मैं तुम्हारा उस साल का लॉस खराब कर दूंगा। ठीक है जी, पहले आपको ये बात समझ आई। बट मैं ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि आप पहला साल तो कैरी करना सीख जाओ, GTI नील, और क्या 3 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? अब हो जाएगा भाई, टाइम लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब अगले साल 20-21, एंड ऑलरेडी आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने हैं?
3, और ये 8 साल चलता है, ये सारी कहानी आपको पता है। नाउ यू हैव अ पीजीबीपी लॉस ऑफ 6 लाख। हाउस प्रॉपर्टी, चलो ले लो 3 लाख रुपए ले लो, चलो 3 लाख के, चलो 4 लाख ले लो। ROI कब भरनी है? 31 जुलाई 21। 31/8/21 को भरी। अब ये लेट है, तो पहले तो ये जो सेट ऑफ के प्रोविजन है, पहले जो पुराने आ रहे हैं वो है, या पहले करंट ईयर का होना चाहिए? करंट। इसका मतलब ये 6 में से 4 तो उससे, पर सर रिटर्न लेट है तो सेट ऑफ को भी रोक दिया जाता है? नहीं, सेट ऑफ हो जाता है। इसका मतलब आपकी GTI क्या आ जाएगी? निल। अब मेरे पास बचेंगे 2 लॉस। एक बचेगा ये जो 3 लाख वाला है, ये तो चल ही रहा है, और एक मेरा करंट ईयर का 2 लाख का लॉस। अब सवाल ये है कि क्या ये 3 लाख वाला अगले साल चला जाएगा? चला जाएगा जी, ठीक है, क्योंकि एक बार चलना स्टार्ट हो गया वो नहीं रुकेगा रिटर्न लेटर। लेकिन क्या ये 2 लाख वाला जाएगा? ये 2 लाख वाला जाएगा। जिस साल की रिटर्न खराब है उस साल का लॉस खराब कर दूंगा, आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। समझ आ गया आपको? ठीक है बच्चे, तो ये इसके ऊपर पूरा का पूरा एग्जाम्पल होता है जो आप साथ में नोट कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चे? ओके। क्या इतना ही रखना चाहते हैं या और सुनना चाहते हैं? और सुनना चाहते हैं? सर और कर लेते। एक और कर लेना। काफी गलतियां यार मैं 12 आया, तुम अभी 1 घंटे में थक गए। 11, 12:08 पे आया हूँ मैडम, अब ठीक है मैडम, पेनल्टी का रख ही लेते हैं, है ना? मॉडिफिकेशन नहीं भाई, सर 5 मिनट का और जल्दी खत्म करने की पेनल्टी है। जैसे 12 मिनट बचे हैं क्लास में, तो खत्म भी नहीं कर सकते जल्दी क्लास, ठीक है? हाँ, हाँ सर। वो मेरे लिए एक्सेप्शन है मतलब। एक मिनट भी जाता हूँ अभी तो। हाँ, तो वो एकदम बंद कर देंगे। नहीं, अगर आपने खुद करे हाँ, तो नहीं नहीं, मैं मतलब जितना टाइम होगा उतना ही पढ़ाऊंगा, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। पर अभी जैसे आप सभी बच्चे कह रहे हो जल्दी खत्म कर दो, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। बोला पढ़ाए। नहीं सर, बना देना जिस दिन आप छुट्टी दे देते हो, फिर आप टाइम आगे बढ़ा दोगे बाद में। अच्छा, हाँ सर, चलो ठीक है, हाँ कोई दिक्कत। देखो मैं जब भी छुट्टी है ना, मैं तब भी पेनल्टी देने को तैयार हूँ। बस 1-2 चीजें रखनी है कि जैसे जब टेस्ट हो रहे हैं, जो जो बच्चे सब दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी, जो नहीं दे रहे, ठीक है? और जैसे अगर 60 मार्क्स का है और अगर आपके 35 आए, ठीक है ना, तो वो वाली चीज भी है। बताओ, मेरे ऊपर ही डाल दिया बताओ। नहीं नहीं, ठीक है, पर एक सेक्शन और कर लेते हैं, है ना? छोटा सा इजी वाला कराते हो, चलो। आप मुझे बताइए, क्या आप सभी बच्चे बिलेटेड समझते हो क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है बच्चे, आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे निकल गया, तो आप उसे कहते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड एनिवर्सरी। नहीं बच्चा, आप सबने तो कल विश कर दिया था, ठीक है, वो इसलिए करा था कि आइसक्रीम मिल गई थी, ठीक है? तो आप मुझे बताइए क्या हुआ, बताओ। ठीक है, नहीं नहीं बच्चे, मेरा बहुत खर्चा हो गया कल, इतना आइसक्रीम उस पे हो गया कि डिनर पे नहीं जा पाए कल, पता है? घर में हम बोल रहे मैं अगर घर में ही दाल और चावल बना लो, ठीक है, कैंडल वहीं जला लेंगे, मतलब कैंडल लाइट डिनर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्या है कि बच्चों को मतलब खुश रहना चाहिए, तो कोई बात नहीं, समझ रहे हो? हाँ, नहीं, इतना भी नहीं। इतना भी कुछ किया नहीं। नहीं मतलब मैं ट्राई करा था, पर वो हुआ नहीं था, वो सरप्राइज को सोच रहा था, पर हुआ नहीं था। अच्छा, एनीवेज, बिलेटेड रिटर्न होता है भाई साहब, जो ड्यू डेट है, अगर वो ड्यू डेट मिस हो जाए, तो क्या अगले दिन आप रिटर्न भर सकते हो या अलाउड ही नहीं होता?
अलाउड होता है, बस उसको रिटर्न को 139(1) नहीं बोला जाता, 139(4) बोला जाता है। दैट इज अ रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4). मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, और इसके ऊपर गहरी चर्चा होती है वैसे, पर मैं आपको बेसिक आज कराऊंगा। मान लीजिए अभी अभी कौन सा साल है, 25-26, और रिटर्न डेट क्या है बच्चे, 31 जुलाई होती है जनरली, 31 जुलाई 26। तो आप 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ना आप रिटर्न भर सकते हैं। हालांकि रियलिटी ऐसी नहीं है, गवर्नमेंट अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करती है तो वो अप्रैल मई तक तो अवेलेबल ही नहीं होते, दैट वी आर अपग्रेडिंग आवर सॉफ्टवेयर और ये। बट टेक्निकली अगर स्टैंडर्ड तरीका बोलूं तो 1 अप्रैल के बाद से अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप रिटर्न इससे, अच्छा, इसी ड्यू डेट पे ही भरी जाती है या पहले ही भर सकते हैं, बट आपके हिसाब से 95% जनता किस डेट को भरती है, इसी डेट को। अब आप मुझे बताइए, तो इससे पहले पहले अगर आपने भरा तो वो क्या बोला जाता है कि इट इज अ रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139, और अगर वो लॉस रिटर्न है तो इट इज कॉल्ड अ रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(3). बेटे जब आप रिटर्न भरते हो ना तो रिटर्न फाइल्ड रिटर्न आता है, तो खोलते हैं तो उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। अब 139(1) भर रहे हो, 139(3) भर रहे हो, और अगर टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है तो 139(1) का ड्रॉप डाउन में ऑप्शन ही नहीं आएगा, फिर ऑप्शन क्या आ रहा होगा, 139(4). 3 वाली को भी 4 ही बोल दिया जाता है, क्योंकि ड्यू डेट के बाद जो रिटर्न भरोगे उसको बोला जाता है रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4). अब सवाल यह है कि कितना लेट भर सकते हो। जैसे आज क्या डेट है, 20th of January, तो अभी अभी बड़ा अच्छा एग्जांपल आया दिमाग में, अब समझना। अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ था, 24-25, ये प्रीवियस ईयर है। मैं कह रहा हूं 20 जनवरी 26, क्या मैं ROI 24-25 की भर सकता हूं? आप पढ़ के बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। assessee can file belated return, नहीं कर सकते। we look at what are the time limits for filing belated, 3 months before the end of relevant assessment. Oh my god, यानी कि 31 दिसंबर लास्ट डेट थी बच्चे। क्या आप इस डेट के बाद रिटर्न भर सकते हैं, विच इज लाइक वेरी प्रोएक्टिव। एक टाइम था जब गवर्नमेंट कहती थी 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर खत्म हो जाने दो उसके बाद भी 2 साल मिलते थे। फिर 2-3 साल में सरकार ने बोला 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, फिर बोला फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, और अब बोल दिया 3 months बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट। प्रोएक्टिव होती जा रही। कुछ दिन में ऐसा ना हो जाए आज ही भर रहे हो बस इसके बाद देंगे ही नहीं ऑप्शन। पर मुद्दे की बात यो है, क्या आपको पहली लिमिट समझ आई, लेकिन क्या लिखा हुआ है, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ये बड़ी लंबी जर्नी होती। असेसमेंट आपको मैं जो समझाऊंगा ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है आपका फाइनल। असेसमेंट ये होता है, मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में अगली क्लास में फिर बताऊंगा थोड़ा बहुत। अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो आप अपने लेवल पे आप टाइम फ्रेम समझ सकते हो, आपके पास क्या टाइम फ्रेम था, क्या टाइम फ्रेम था समझ रहे हो, 31 दिसंबर 26, ये 26, अभी तो 26 है, तो 31 दिसंबर 25 होगा ना। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ऊपर वाला एग्जाम्पल था, सॉरी मैं यहाँ लिख दिया। हमारी तो क्योंकि पिछले साल की बात चल रही थी ना बच्चे, तो बेसिकली क्या डेट हमारी डिसाइड हुई थी कि हमें कब तक भरना है जी, 31 दिसंबर 25। यानी कि आपके पास
ROI डेट क्या थी? 31 जुलाई 25। ये भैया ये 139 1 के हिसाब से ड्यू डेट है। प्लीज एक बार ध्यान से देखिएगा, 24-25 प्रीवियस ईयर है, 31 जुलाई 25 तक भरनी थी नॉर्मल विद इन टाइम, और अगर नहीं भरी तो लास्ट डेट क्या थी? और भैया आज हम इस दिन खड़े हैं, क्या मैं रिटर्न भर पाऊंगा? नहीं भर पाऊंगा। इसका मतलब आपके दिमाग में आ गई ये वाली डेट। यहां तक क्लियर है? दूसरा बस मैं आपको इतना कह रहा हूं, अगर तुमने रिटर्न नहीं भरी तो ऐसा हो सकता है सरकार 4-5 दिन में, 15 दिन में तुम्हारे को नोटिस भेज दे, रिटर्न भरो रिटर्न भरो रिटर्न भरो। और अगर तुम नहीं भर रहे तो सरकार कहेगी हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट निकाल देंगे। इतना प्रोएक्टिव सरकार है नहीं। देखो भैया बात ऐसी है, आप रिटर्न नहीं भर रहे ना तो सरकार का नोटिस आ सकता है दैट इट सीम्स यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम, प्लीज फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। और अगर आपने तब भी नहीं भरी तो फिर नोटिस आएगा, इट सीम्स यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम अगेन। अगेन मतलब अभी प्रीवियस नोटिस वी इशूड टू यू, यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न। लास्ट चांस दे रहे हैं आपको, अपनी इनकम बता दो, नहीं तो हम अपने हिसाब से इनकम निकाल देंगे। उसको बोला जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। भाई ऐसा है, आपको नोटिस आ रहा है, आप इग्नोर करे जा रहे हो तो सरकार बैठी रहेगी। सरकार अपने हिसाब से इनकम निकालेगी, अपने हिसाब से टैक्स निकालेगी, अपने हिसाब से मतलब भाई जो भी एप्लीकेबल टैक्स है, और अब ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। तुम्हारी इतनी इनकम है इस तरह से। बिल्कुल। और अब आप भागे भागे जाओगे तब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, जब आपको बुलाया जा रहा था तब तो आप आ नहीं रहे थे। समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड असेसमेंट, सो इट इज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ। अब सपोज करो अगर सरकार बहुत तेज हो जाए और सरकार यहीं पे तुम्हारी असेसमेंट कंप्लीट कर दे तो और है ना यहां असेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो ये कौन से सेक्शन में होती है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। असेसमेंट कंप्लीट होने का मतलब भाई आपका मैसेज ही नहीं आ रहा था, 31 जुलाई थी, 15 दिन का टाइम दिया था भरने को, दोबारा से नोटिस भेजा था मैंने आपको, आपने रिवर्ट नहीं करा। फिर मैंने आगे और 15 दिन दिए कि अब आ जाओ, नहीं तो अब की बार बेस्ट जजमेंट असेस, आप फिर नहीं आए। अब सीधा आपके घर पे ऑर्डर आएगा, अब आपसे बात निकली जाएगी, उस ऑर्डर में आपकी इनकम निकाली जाएगी, उसके ऊपर टैक्स निकाला जाएगा, डिमांड ऑर्डर उस चीज को बोला जाता है असेसमेंट ऑर्डर। और साथ में बोल दिया जाएगा 15 दिन में इसकी पेमेंट कर दीजिए आप। अब नहीं करेगी तो अब रिकवरी वाले आएंगे, अब इनकम टैक्स के ऑफिस से फाइल निकल चुकी है। अब समझ रहे हो? अब क्या होगा, मैं इनकम टैक्स के अंदर हूं, आप मेरी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो मैंने क्या करना है, इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग आई ड्राफ्ट एन ऑर्डर, आपके घर पे पोस्ट कर दूंगा, और मैं बोलूंगा भाई ये इधर जाना है, ये रिकवरी कर लो, आपके घर पे ही आएंगे। समझ रहे हो? पर हमें क्या देखना है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। डू यू थिंक सरकार इतनी तेज है? अभी नहीं, लेकिन अगर केस बहुत बड़ा हो तो तेज हो भी सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, इस चक्कर में हम लोगों ने इस बार रिटर्न नहीं भरी बेटे, आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। एडी जंक्शन डेट की ड्यू डेट क्या थी? क्या हमने रिटर्न भरी? टचवुड असेसमेंट वाले तो नहीं आए, 31 दिसंबर आ गया, क्या हमने रिटर्न भरी? नहीं भरी बेटे, मैं गोवा में था, मैंने सर को बोला था कि 31 को, मेरे को याद नहीं रहेगा, 30 को बोला था सर को कि भर देना प्लीज, कुछ भी भर देना। उन्होंने बोला हाँ भर दूंगा। आपको लग रहा है दुष्यंत सर भरी? नहीं सर। नहीं भरी भरी। एक भूले नहीं होंगे, सर उनको सब याद रहता है, वो उनको है ठीक है, नहीं भरी नहीं भरी। सर आप है अंदर में मुझे चल रही हाँ, समझ रहे हो? तो इस बार पहली बार हुआ है, क्योंकि पहली बार मैंने रिटर्न नहीं भरी तो रिटर्न गई ही नहीं है। हर बार मैं भरता था, उनको मैं बोलूंगा